साइंस वो प्यार है जिसका असर दिल तक जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं साइंस जो हर प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा आपसे। तो पढ़ते रहिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। पहले क्वेश्चन के साथ जहाँ मैं आपको पूरे डीप में एक्सप्लेन करता हूँ, इनसे बनने वाले हर एक क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आइए आपसे पूछा गया है प्रेशर के बारे में, आइए समझते हैं कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर यानी कि फ़ोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर फ़ोर्स की बात करें तो फ़ोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर। यानी कि प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर 1 न्यूटन का फ़ोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया में लग रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1 पास्कल। तो यानी कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दोनों ही आपके एसआई यूनिट्स हैं। आपको याद रखना है कि दोनों के दोनों एसआई यूनिट्स हैं। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है बार के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि बार और पास्कल में एक रिलेशन होता है जो 1 बार 10 का पावर 5 पास्कल को डिनोट करता है। वहीं पास्कल के अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एक एटमॉस्फेयर में कितना पास्कल होता है? तो एक एटीएम में आपको याद रखना है 101 325 पास्कल होता है ये। वहीं आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक एटीएम में कितने टॉर होता है? तो ये भी आप याद रखेंगे कि एक एटीएम में 760 टॉर होता है। तो इतनी सारी बातें जो प्रेशर से रिलेटेड मैंने आपको बताई, ये आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रेशर के टाइप्स क्या होते हैं? तो देखिए अब हम ज पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर। अब जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर को। आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट प्रेशर भी क्या होता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है कि जब भी हम गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जोड़ देते हैं। जब भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज यानी कि मशीन जो बैरोमीटर जिससे हम प्रेशर वगैरह मेज़र करते हैं या जहाँ पर भी हम प्रेशर मेज़र कर रहे हैं उस तरह का गेज यूज़ कर रहे हैं। उस गेज का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम जोड़ते हैं तो ये मेरा बनता है एब्सोल्यूट प्रेशर। इस पर आपसे सवाल बनेंगे जो मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब कराऊँगा न्यूमेरिकल्स तब वहाँ देखेंगे। तो इसलिए आपको थ्योरी पूरा बताते चल चल रहा हूँ आपको। ठीक है? अब आपको दूसरा प्रेशर यहीं से निकल कर आ गया, तो दूसरा जो प्रेशर का टाइप है, वो है आपका गेज प्रेशर। अब आपको पता होना चाहिए कि गेज प्रेशर क्या होता है, तो गेज प्रेशर जो होता है, जब भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कहीं प्रेशर जाता है, तब हम किसका यूज़ करते हैं? गेज प्रेशर का यूज़ करते हैं। अब गेज प्रेशर में हम पॉज़िटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो आप सोचेंगे कि पॉज़िटिव की बात तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? तो जो नेगेटिव प्रेशर है वो वैक्यूम को शो करता है। ये भी सवाल आपसे अच्छे प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि नेगेटिव प्रेशर कहाँ होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह वैक्यूम में होता है। वहीं अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो जो भी सी लेवल पर यानी कि अब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ही होता है कि जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर सी लेवल पर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब आपको पता होगा कि आपने कई बार पढ़ा होगा कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लगभग-लगभग 101.3 किलो पास्कल के बराबर होता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे कि 1 एटीएम कितने किलो पास्कल के बराबर होता है, तो 101.3 किलो पास्कल के बराबर होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको पता होनी चाहिए। आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए, मैं जो-जो आपको पढ़ाते चल रहा हूँ। अब आपके पास जो चौथा प्रेशर है वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है कि जो पी है वो रो जी एच के बराबर होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है? यानी कि जब भी हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो जब भी प्रेशर एक्सर्ट करता है फ्लूइड कॉलम के थ्रू, है ना? फ्लूइड कॉलम के थ्रू एक्सर्ट होने वाला प्रेशर क्या कहलाता है आपका? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है, जिसकी वैल्यू रो जी एच के बराबर होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि रो आपका क्या है? तो डेंसिटी है, जी क्या है आपका? तो जी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वहीं अगर हाइट की बात करें, तो एच आपका क्या है? हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम है। तो एच आपको पता होना चाहिए कि ये है आपका हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम।
तो इतनी सारी बातें आपने प्रेशर के बारे में जान ली। कुछ और भी बातें जो आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि पास्कल्स लॉ क्या होता है? तो आइए जानते हैं पास्कल लॉ के बारे में। ये पास्कल लॉ क्या होता है? देखिए पास्कल्स लॉ का मतलब होता है कि जब भी प्रेशर में चेंज आता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई प्रेशर में चेंज आता है, जब हम अप्लाई करते हैं किसी इन्क्लोज़्ड फ्लूइड में, यानी कि जैसे कि अगर आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट को देखा होगा या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक्स को देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, पास्कल्स लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वहाँ प्रेशर चेंज होता है, जब भी हम किसी इन्क्लोज़्ड फ्लूइड में उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है? अब जो है आपको दूसरा पूछा जा सकता है बॉयल्स लॉ के बारे में। अब बॉयल्स लॉ क्या होता है? देखिए, बॉयल्स लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इस स्थिति में जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम के, यानी कि अगर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं इसको हटाकर, तो यानी कि P1 V1 किसके बराबर हो जाएगा आपका P2 V2 के बराबर। तो आपको याद रखना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ। आगे बढ़ते हैं आपको चार्ल्स लॉ पर। आपसे चार्ल्स लॉ भी कई बार सवाल इस पर बन जाते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या होता है? अब देखिए वहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूँ तो यहाँ पर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूँ। तो अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है, तो जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? टेम्परेचर के। यानी कि V1/T1 जो होगा वो आपका हो जाएगा V2/T2 के बराबर। आपको मैंने बताया कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। चलिए अब जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं तो बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको मालूम होना चाहिए। आइए जानते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो उसमें अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ करता है तो उससे प्रेशर जो होता है डिक्रीज़ होता है, साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ करता है। मैंने क्या बोला कि अगर मेरा फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। इसको सबसे पहले तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होता है लैमिनार फ्लो। देखिए फ्लो भी 2 तरह का होता है, एक टर्बुलेंट होता है और दूसरा लैमिनार फ्लो होता है। यानी कि अगर ये पाइप से पानी जा रहा है और वो स्मूथली बिल्कुल पैरेलल लाइन में फ्लो कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैमिनार फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। उसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है लैमिनार फ्लो। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी स्ट्रीमलाइन फ्लो में अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वेलोसिटी को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो इसके कारण प्रेशर जो होता है मेरा वो डिक्रीज़ कर जाता है और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ कर जाता है। अब अगर इसके इक्वेशन की बात करें तो प्रेशर प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 और साथ ही साथ आपका जो रो जी एच है, वो कांस्टेंट होता है। यानी कि आप देखिए प्रेशर हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये तीनों मिलाकर क्या होते हैं? कांस्टेंट के बराबर होते हैं। अब आइए आते हैं आपको बर्नौलिस के बाद आपको आर्किमिडीज़ का मतलब समझाएँ। अब आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल क्या होता है? तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताता है कि अगर कोई बॉडी सबमर्ज है फ्लूइड में तो वो एक ऊपर की ओर बायोवेंट फोर्स के बराबर होता है जितना कि वो लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। यानी कि आर्किमिडीज का ये कहना था कि जितना भी अगर जैसे ये पानी है, अगर पानी में मेरा कोई ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट का वेट उतना ही होगा जितना कि ये इस पानी के एरिया को घेरे हुए है। यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर कोई बॉडी सबमर्ज्ड है किसी फ्लूइड में तो वो एक एक्सपीरियंस करता है अपवर्ड बायोंस फोर्स जो कि बराबर होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि प्रेशर के एप्लीकेशन साथ ही साथ मैंने बताता भी चला आपको। अब जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो हर साल आपके हर प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपसे पहला फैक्ट कई बार पूछा गया है कि अगर आप जैसे-जैसे एल्टीट्यूड में घटते जाते हैं, यानी कि एल्टीट्यूड जैसे-जैसे कम होता है, वैसे-वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका डिक्रीज़ होता है। याद रखेंगे कि एल्टीट्यूड जैसे-जैसे कम होता है,
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो भी क्या होता है आपका कम होता चला जाता है। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि स्पेस में प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? तो स्पेस में मैंने ऊपर ही बताया कि स्पेस में प्रेशर लगभग 0 के बराबर होता है, यानी कि वैक्यूम, और वैक्यूम का मतलब ही होता है नेगेटिव प्रेशर। अब तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि अगर हाई प्रेशर सिस्टम है, अगर हाई प्रेशर अगर दिखा रहा है, तो मतलब कि आपका जो वेदर होगा वो क्लियर होगा। आपको ये भी याद रखना, कई बार सवाल पूछा गया है कि वेदर क्लियर की घटनाएँ कब होती हैं? जब हाई प्रेशर सिस्टम होता है। वहीं लो प्रेशर सिस्टम जो है स्टॉर्म लेकर आता है। अगर आपको लो प्रेशर सिस्टम की बात करें तो ये आपको स्टॉर्म लेकर आता है। तो ये थी पूरी बातें प्रेशर के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। आइए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपसे पूछा गया है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इस सवाल का सही जवाब। तो आपको ये पूरी की पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए देखते हैं अगले सवाल को, जो आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में 2-2 बार पूछा गया है, वैसे भी बहुत जगह ये सवाल पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से सेम यूनिट किसका-किसका है? तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा वर्क और एनर्जी। देखिए, वर्क डन और एनर्जी आपका दोनों बराबर होते हैं। अगर वर्क की यूनिट जूल है तो एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। यानी जूल दोनों का सेम होता है, यानी जूल जो आपका एसआई यूनिट है दोनों के लिए सेम है। अब जान लीजिए वर्क डन होता क्या है? तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट हो गया डी। यानी कि ये हो गया केजी, ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो गया आपका मीटर, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अब इसके डायमेंशन को देखें तो ये हो जाएगा एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 हो जाएगा। तो यानी जो भी चीज़ मैं वर्क डन के लिए बता रहा हूँ वो एनर्जी के लिए भी लागू हो रहा है। पढ़ते हैं फ़ोर्स और प्रेशर में। तो फ़ोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? केजी होता है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो अब आपको बता दें कि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एल, यानी m1 L1 टी का पावर -2। आप मेरे साथ पढ़ते चलिए, मैं आपको सब कुछ याद करा दूँगा, आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी लोड नहीं लेना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसी तरह से आपको प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो प्रेशर क्या होता है? फ़ोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फ़ोर्स क्या हो गया? अभी मैंने बताया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया भी मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर काट दीजिए, तो केजी पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर हो गया। अब इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। तो ये हो जाएगा आपका प्रेशर का डायमेंशन। अब बढ़ते हैं फ़ोर्स और मोमेंटम की तरफ। तो अब मो फ़ोर्स तो बता दिया, मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम आपको याद रखना है कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास हो गया केजी, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, यानी केजी मीटर पर सेकंड क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया। अब डायमेंशन की बात करें तो ये हो गया m1 L1 और t का पावर -1। ये हो गया आपका मोमेंटम। और कुछ बचा आपके पास? नहीं, और कुछ नहीं बचा। तो ये सारी चीज़ें आपको आप पे दिमाग में आपको याद करते चलना है। कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरे साथ पढ़ते चलना है, आपका कब एग्ज़ाम निकल जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। आइए देखते हैं आपको अगले सवाल को। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एसआई यूनिट किसका है? देखिए, अगर ऐसा लिखा होता है तो यानी कि ये पर लिखा हुआ है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका मतलब होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आपको सबसे पहले बता दूँ कि मान लीजिए कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में। अब इन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच के सेंटर की दूरी कितनी है? यहाँ ये सेंटर और यहाँ ये सेंटर। अब दोनों के बीच की दूरी आपके पास r है। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। तो आपको कहा गया है कि दोनों के बीच की दूरी r है, मान लेते हैं ये कैपिटल R है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूटन सर के द्वारा दिया गया था। ये जो लॉ है, ये है न्यूटन सर के द्वारा दिया गया था। अब न्यूटन सर ने इसको 1687 में एक्सप्लेन किया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये बताता है कि जो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी यूनिवर्स में, वो कितना होगा? कहने का मतलब क्या है कि अगर एक यूनिवर्स है, उसमें 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में जो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो कितना होगा? यही न्यूटन सर ने बताया है। तो देखिए, उन्होंने कहा कि जो फ़ोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के, यानी कि m1 के भी और m2 के भी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के सेंटर की दूरी से। अब दोनों को मिला दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? m1 m2 बाई r हो जाएगा। तो यानी कि सॉरी, ये होता है r स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। अब इस
प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएँगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसी को नाम देते हैं कैपिटल G, m1 m2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ये जो G आया, ये जो कांस्टेंट है, इसी का नाम है क्या? यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यही आपको पूछा गया है सवाल में भी, ठीक है? तो अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो देखिए, अब अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, आपको याद रखना है कि इसका 10 का पावर -11 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ये इसकी वैल्यू होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब आइए, जी की यूनिट तो मैंने बता दी, लेकिन आपको कैसे आया ये बता देते हैं। अब अगर आपके पास Fg m1 m2 बाई r स्क्वायर दिया हुआ है, तो जी कितना हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 हो गया। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें तो फ़ोर्स की यूनिट क्या बताई हमें? न्यूटन। अब ये तो डिस्टेंस ही है ना, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, मास हो गया केजी इंटू केजी, यानी अब ये कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और यही आपको लाना था। तो अगर इसके डायमेंशन को देखें, अब आइए आपको समझा दें इसके डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो न्यूटन यानी कि फ़ोर्स की बात हो रही है। फ़ोर्स क्या होता है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ़ोर्स का डायमेंशन कितना बनेगा? m बनेगा, उसके बाद l बनेगा और t का पावर -2 बनेगा। आइए पुट करते हैं यहाँ m l1 t का पावर -2। अब मीटर स्क्वायर है यानी l का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे केजी है यानी m का पावर 2 हो जाएगा। तो अब एक m से m को काट दीजिए, तो एक m जाएगा -1 हो जाएगा, l का पावर 3 हो जाएगा और t का पावर -2, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो आपका डायमेंशन होगा वो इतना हो जाएगा। तो आपको पूरी तरह से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट समझ में आ गया होगा।